नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। ये एमपी टेट वर्ग 2 की जो टीचिंग की पात्रता परीक्षा है, ये उसके लिए स्पेशल सीरीज चलाई है मैंने। सारे क्वेश्चन उसके लेवल के हैं, टॉपिक्स भी उसी से लिए हुए हैं। और ये जितने भी स्टेट्स टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, उन सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एमपी टेट के लिए हैं, क्योंकि वही सिलेबस होता है और वही टॉपिक होते हैं, लेवल भी वही होता है सेम। तो ये सभी स्टेट टेट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। प्रैक्टिस वीडियो है मेरी और ये डेली मैं अपलोड करती हूँ, तो आपको इससे जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसका ऑप्शन है ग्रामीण विकास योजना, या शहरी विकास योजना, या महानगर योजना, या उपर्युक्त योजना। तो जो ऑपरेशन फ्लड है, ये एक ग्रामीण विकास योजना थी। ठीक है, ग्राम के लिए चलाया गया था इसको। जो ग्रामीण भारत के गांव थे, उनके लिए चलाया गया था। तो इसमें बहुत सारी योजना इंक्लूडेड थी, प्लस एक ये दुग्ध योजना यानी डेयरी जो योजना था, ये भी इसमें इंक्लूडेड थी। और इसी को दूसरा शब्द है श्वेत क्रांति बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। इसी का दूसरा नाम श्वेत क्रांति भी है या ऑपरेशन फ्लड है, दोनों एक ही हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हरित क्रांति में किसका उभार हुआ? जो हरित क्रांति हुई थी उसमें किस वर्ग का उभार हुआ? मध्यम श्रेणी के किसानों का, या निम्न श्रेणी के किसानों का, या पूंजीपतियों का, या मजदूरों का? तो जो हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति में क्या हुआ था कि जो पिछड़े हुए वो थे क्षेत्र थे, उनको छोड़कर जो समृद्धशाली क्षेत्र थे उन पे फोकस किया गया। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा थी, ज़मीन अच्छी थी, वहाँ पे फोकस किया गया। क्योंकि जो मतलब देश के अंदर खाद्यान्न की कमी हो रही थी, तो और पहले पिछड़े हुए क्षेत्रों पे फोकस किया जा रहा था। लेकिन जब खाद्यान्न की कमी होने लगी, बाहर से बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ा, तो इन्होंने सरकार ने नीति अपनाई कि हम जो है समृद्धशाली जो क्षेत्र हैं उन पे फोकस करेंगे, ताकि पूरे देश को वहाँ से अनाज मिल सके। तो वहाँ पर तो ये पश्चिम जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या हुआ, जो मध्यम श्रेणी के भूस्वामी थे ना, उनमें उभार आया। उनको जब किसानों ने सब्सिडाइज्ड फूड दिया, सारी सुविधाएं उपलब्ध की, उनकी फसलों की खरीद के लिए एक फिक्स कीमत दी, तो ये बड़ी तेज़ी से बढ़े। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेहरू जी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1960 में, 64 में, 66 में, या 65 में। तो नेहरू जी की मृत्यु होती है 1964 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1964 मई महीने में होती है इनकी मृत्यु, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है? यानी कि तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्ती भारत में कहाँ है? भारत में। ठीक है, भारत में कहाँ है तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्ती? तो कहाँ है? धर्मशाला में है, अनाथशाला कोई है उसमें है, या तुर्कमान इलाका है, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्ती अगर हम बात करते हैं तो धर्मशाला है। धर्मशाला एक जगह का नाम है, वहाँ पर जो है तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्ती होती है। तिब्बती ज़्यादातर वहीं पर बसे हुए हैं, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये धर्मशाला स्थान है, वहाँ पर तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया? यानी कि पहले 5 वर्ष था और फिर इसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। वापस अगेन इसको मतलब 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन बीच में एक बार किया गया था। तो कौन सा संशोधन था वो? 39 था, या 41 था, या 42 था, या 43 था? कौन सा था? तो ये जो है
5 से 6 जिसमें किया गया, ये 42nd अमेंडमेंट था। इसी में जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है बढ़ा करके 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया। और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी बोलते हैं। लघु संविधान क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए थे संविधान की में, इस 42nd अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा संशोधन किए गए थे, तो इसको एक प्रकार से लघु संविधान बोला गया। ठीक है, 42nd संशोधन के द्वारा कार्यकाल, जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 से 6 वर्ष किया गया था। वापस इसको फिर से जो है 43rd अमेंडमेंट के द्वारा इसको वापस 5 साल कर दिया गया। जो भी ज़्यादा वैसे चेंजेस थे जो कि संविधान की मूलभूत जो अवधारणाएं हैं, जो उसकी मेन छवि है, उसको चेंज कर रहे थे, वापस वो रिस्टोर किए गए 43rd जो संशोधन हुआ था उसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधन द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर कर दिया। हाँ, तो कौन सा जो संशोधन किया गया था, 39 था या 48 था या 41 था या 42nd था? तो ये 39 था, यानी कि 39वां, ठीक है, 39वां था। तो 39 था ये। इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और कौन था? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष जो है, इन 4 लोगों को क्या किया गया था कि न्यायपालिका को जो है इनके जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों जो होंगे, तो ये कैसे निपटाए जाएंगे। इसमें संशोधन के द्वारा बोला कि ये जो है संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकारी द्वारा निपटाए जाएंगे। इस जो है, और न्यायपालिका का इसमें कोई रोल नहीं, यानी कि न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से इनको 4 को बाहर कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके विरुद्ध में उच्च न्यायालय से फैसला आया था। कई जगह मैंने बताया है अपने प्रैक्टिस सेट में। और उच्च न्यायालय से फैसले से बचने के लिए उन्होंने जो है इन 4 लोगों को न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर कर दिया था संविधान संशोधन करके। तो ये 39 के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारगिल की लड़ाई कब हुई? 1998 में हुई, 1999 में हुई या 1997 में हुई या 2000 में हुई? तो कारगिल की लड़ाई जो है 1999 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं, जबकि 1998 में क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा काम होता है। क्या होता है? परमाणु परीक्षण होता है इसमें। क्या होता है? परमाणु परीक्षण। और इसको क्या बोलते हैं कि पहला प्रयोग नहीं करेगा भारत जो है। इसमें ये घोषणा की गई थी कि पहला प्रयोग नहीं करेगा, हथियार रखेगा लेकिन पहला प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, और जो 1974 में पहला परीक्षण हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें ये घोषणा की गई थी कि ये शांतिपूर्ण परीक्षण है, मतलब हम टेक्नोलॉजी के लिए यूज करेंगे बट हम हथियार वगैरह नहीं रखेंगे। लेकिन इसमें बता दिया गया कि हम हथियार रखेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारे नेबर जो हैं, दोनों पड़ोसी, चीन ने बना ही लिया था 1964 में और पाकिस्तान भी बना रहा था, क्योंकि जस्ट जैसे ही इंडिया ने किया अपना परीक्षण, उसके बाद तुरंत पाकिस्तान ने कर दिया था। तो ये बोले हम अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, प्रथम प्रयोग नहीं करेंगे। चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में, 64 में, 98 में या 75 में? तो चीन ने जो है 1964 में जो है अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था। और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण पहला जो है किसने किया था? भारत ने किया था। भारत ने इसने पहला किया था। और 1998 में दूसरा किया था। ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी थी पीएम, इंदिरा। इसमें कौन थे? अटल
ये शांतिपूर्ण था, ठीक है, और ये क्या था, हथियार रखेगा, प्रथम प्रयोग नहीं करेगा, है ना, प्रथम प्रयोग नहीं करेगा। ये सब बस 2-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साफ्ता कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन है 2004 में, 2005 में, 2002 में या 2006 में। तो जो साफ्ता है ये 1 जनवरी 2006 से जो है ये प्रभावी हो जाता है, यानी कि प्रभाव में आ जाता है। इसको बोलते क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है। तो इस पे जो है क्या है, 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो जाता है, जबकि 2004 में इसमें हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है। आगे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला। शाह जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मेहता थे, स्वर्ण सिंह थे, जेसी शाह थे या पी राजन थे? पी राजन। तो देखते हैं। शाह जांच आयोग के अध्यक्ष थे जेसी शाह। और शाह जांच आयोग किस लिए बिठाया गया था? ये जो आपातकाल में आपातकालीन ज्यादतियों की जांच के लिए बिठाया गया था, ठीक है। ये जांच के लिए इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जेसी शाह थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1975 के आपातकाल के बाद यह प्रावधान किया गया कि घोषणा की सलाह अलिखित होगी, यानी कि आपातकाल की घोषणा की सलाह अलिखित होगी, या आपातकाल की घोषणा की सलाह लिखित होगी, या आपातकाल शस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाएगा, या शस्त्र होगा, शास्त्र नहीं होगा, ठीक है, शस्त्र होगा, शस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाएगा, या आंतरिक अशांति में आपातकाल लगेगा। तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 1-2, बी है 2-4, सी है 2-3, डी है 1-2-3। तो घोषणा, इसमें जो आपातकाल के बाद ये प्रावधान किया गया संशोधन करके कि घोषणा की सलाह लिखित होगी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने फ़ोन पर ही कह दिया था कि आपातकाल लगा दो, और राष्ट्रपति ने जो है बस तुरंत जो है रात में ही आपातकाल की घोषणा कर दी और लगा दिया। और दूसरा क्या है, इन्होंने जब 75 का आपातकाल लगा था तो कोई वहाँ रीजन नहीं था। उसके बाद आंतरिक अशांति का मतलब वो दे करके, ये शब्द दे करके कि आंतरिक अशांति शब्द इन्होंने दिया था, और इसी के आधार पे आंतरिक अशांति को इन्होंने आधार बनाया था कि ये आपातकाल लगने का कारण है। तो इन्होंने क्या प्रावधान किया कि जो सशस्त्र विद्रोह की हालत में ही अब आपातकाल लगाया जाएगा। तो ये सही है। तो आपका सी और बी 2 ऑप्शन सही है। तो सी और बी किस में है? यानी कि दूसरा तीसरा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा और तीसरा 2 कथन यहाँ सही हैं, 2 गलत हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कब पड़ी? बांडुंग सम्मेलन पड़ी, एशियाई सम्मेलन पड़ी, एफ्रो एशियाई सम्मेलन में पड़ी, उपरोक्त तो कोई नहीं। तो जो बांडुंग सम्मेलन है इसकी नींव पड़ती है गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसकी नींव कहाँ पड़ती है? इसकी नींव पड़ती है बांडुंग सम्मेलन में, या इसको एफ्रो एशियाई भी सम्मेलन कह सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है। तो क्या हुआ, ये एफ्रो एशियाई सम्मेलन में इसकी नींव पड़ती है। और एफ्रो एशियाई सम्मेलन होता कहाँ है? एफ्रो एशियाई सम्मेलन होता है बांडुंग का, एक जो है इंडोनेशिया का एक शहर होता है बांडुंग, इंडोनेशिया का शहर बांडुंग होता है, उसी में ये क्या होता है, सम्मेलन होता है। तो इसको वैसे तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन बोलते हैं, और लेकिन इसको आम भाषा में बांडुंग सम्मेलन भी बोला जाता है, क्योंकि ये बांडुंग शहर में होता है। तो यहाँ पर हम ए और बी कर देते हैं, ए एवं सी,
ए एवं सी, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि दोनों जो है अफ्रो एशियाई सम्मेलन में इसको पड़ता है या फिर इसको बांडुंग सम्मेलन भी बोलते हैं, तो ये दोनों एक ही बात है दोनों, तो ए एवं सी ये दोनों हो जाएंगे। देखते हैं अगला, पंचशील की घोषणा नेहरू ने कब की? 1954 में की या 1955 में की या 1951 में या 1959 में? तो जो पंचशील ये था, पंचशील की घोषणा नेहरू ने कब किया था? 1954 में की थी। और जो है उसके बाद भी जो है इसमें 5 सिद्धांतों के बारे में खास तौर पे बात की गई थी, जिसमें कि एक दूसरे की सीमा पर अधिकार नहीं करना भी शामिल था। उसके बाद भी जो है चीन ने ये काम किया है ना। तो देखते हैं, जबकि 1959 में कौन आए थे? दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी, ना। इनको जान को वहाँ खतरा था, तो ये भाग के भारत आए थे, वहाँ पे शरण ली थी, ठीक है, 1959 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दलाई लामा ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, दिल्ली? तो दलाई लामा ने अपना निवास स्थान बनाया था हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में ही क्या है वो धर्मशाला स्थान है, धर्मशाला स्थान है। उसी धर्मशाला में ये भी, क्योंकि वहाँ पर तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्ती है, तिब्बती वहाँ पर रहते हैं बहुत बड़ी जनसंख्या में, तो इसलिए दलाई लामा भी वहीं पर मतलब प्रेफर किया रहने के लिए। धर्मशाला, अगर जगह का नाम आएगा तो धर्मशाला, प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके पर कब हमला बोला? 1966 में, 1965 में, 1962 में या 1964 में? तो पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके में 1965 में हमला बोला था, ठीक है, 1965 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ है? 1964 में या 1965 में या 1969 में, 66 में या 1967 में? तो ताशकंद समझौता होता है 1966 में, और इसमें जो है हमारे देश से लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं और वहाँ से वो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है अचानक, और उनका पार्थिव शरीर भारत वापस आता है। तो 1966 में जो है ताशकंद समझौता होता है, ठीक है। उत्तर अटलांटिक संधि किसने बनाया? अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, सोवियत संघ ने या जर्मनी ने? किसने बनाया? तो उत्तर अटलांटिक जो है संधि संगठन, जिसे हम नाटो बोलते हैं, नाटो, तो ये अमेरिका द्वारा बनाया गया है। इसमें यह था कि जितने भी इस संगठन में देश रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अगर उस संगठन के किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो ये समझा जाएगा कि सभी देश पर आक्रमण हुआ है, और सब मिलकर के उस देश पर आक्रमण कर देंगे जिसने कि आक्रमण किया है किसी एक देश पे। तो मतलब यहाँ पर सारे मिलके आक्रमण करेंगे आक्रमणकर्ता पर, ये इसमें था। कोई बाहर नहीं रह सकता है, सबको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल भागों का गठन, इंडियन नेशनल भागों नहीं पार्टी होगा, इंडियन नेशनल पार्टी का गठन किसने किया? अंबेडकर ने, नेताजी ने, जेपी ने, लोहिया ने? बी आर अम्बेडकर ने या सुभाष चंद्र बोस जी जिनको हम नेताजी बोलते हैं, या जेपी ने, जयप्रकाश नारायण, या राम मनोहर लोहिया ने? किसने किया? तो जो इंडियन नेशनल पार्टी है ये नेताजी ने किया था। इंडियन नेशनल पार्टी भी नहीं, ये आर्मी होगा, इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, ऐसे करके इन्होंने जो है किया था, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इसको शॉर्ट में बोलते क्या है? INA, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वार्सा पैक्ट किसने गठित किया? वार्सा पैक्ट किसने गठित किया? फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने या सोवियत संघ ने? तो वार्सा पैक्ट क्या था जो अमेरिका ने गठित किया था? कौन सा? नाटो किया था ना, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका मतलब इसके विरोध में या इसको टक्कर देने के लिए इन्होंने किया था वार्सा पैक्ट, सोवियत संघ द्वारा गठित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला, नेहरू के विदेश नीति के बड़े उद्देश्य क्या थे?
ऑप्शन है संप्रभुता को बचाना, अखंडता को बचाना, आर्थिक विकास, उपरोक्त सभी। तो जो नेहरू के विदेश नीति के सबसे बड़े उद्देश्य थे वो थे क्या थे कि जो है भारत की संप्रभुता को बचाना। संप्रभुता को बचाना यानी कि उसने गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन चलाया था या गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई थी। किस लिए कि वो किसी एक अगर जो 2 ब्लॉक थे किसी एक ब्लॉक का अगर वो फॉलो करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। तो उसकी संप्रभुता को अभी तो हम आज़ाद हुए थे और अभी फिर से किसी की गुलामी करने लग जाएं, तो इसलिए नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता का पथ लिया था। और तो किस लिए कि संप्रभुता को बचाए रखने, ताकि हम अपनी मर्जी के मालिक रहें, हमारी विदेश नीति हमारे अकॉर्डिंग हो, ना कि कोई एक सुपर पावर के अकॉर्डिंग। तो संप्रभुता को बचाना था। दूसरा अखंडता को बचाना था। अखंडता क्या? क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि देश के अंदर की अखंडता बनी रहे। तो उसमें क्या था वो बचाना एक इनका मेन मोटिव था, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म, जाति, वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनको सबको साथ लेकर के चलना और देश की अखंडता को बनाए रखना बहुत बड़ी बात थी। और मुस्लिम दंगे जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ ही था, तो और बहुत सारे झंझट होते ही थे, तो ये भी था। दूसरा आर्थिक विकास, क्योंकि मतलब इतने सब अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से इतना सब बर्बाद कर दिया था, तो तेज़ रफ्तार से आर्थिक विकास एक मेन उद्देश्य था। तो तीनों ही उद्देश्य बड़े उद्देश्य थे भारत के। नेहरू की विदेश नीति के तीनों ही बड़े ये उद्देश्य थे। तो उपरोक्त सभी पे आप टिक करेंगे, ठीक है, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आज 20 क्वेश्चन लिए थे, कवर कर लिए हमने, प्रैक्टिस कर ली। और ये वीडियो आपको ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।